तो हमने क्या कहा था, रिलेशन में हमने सबसे पहले क्या किया था, कार्टीजियन प्रोडक्ट में हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास ए और बी कोई भी दो सेट्स हों तो उसे हम कैसे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी से। और ए क्रॉस बी को हम कैसे डिफाइन करते थे, ए कॉमा बी such that first element belongs to first set and second element belongs to second set। तभी हम a कॉमा बी को क्या कहते हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर है, एलिमेंट है किसमें, ऑर्डर्ड पेयर में। ऑर्डर्ड पेयर में क्यों है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से होगा, इसलिए हमने उसे ऑर्डर में लिखा। अगर हम b क्रॉस ए लिखना चाहें तो b क्रॉस ए का मतलब क्या होगा कि b कॉमा ए। अब b कॉमा ए का मतलब क्या हुआ, b बिलोंग्स टू b एंड a बिलोंग्स टू a। और अगर मैं इसको भी a b लिखती तो a हमारे पास b से आता, राइट, और सेकंड एलिमेंट हमारा सेकंड सेट से आएगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, b बिलोंग्स टू b एंड a बिलोंग्स टू a। दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट। तो ये सबसे पहला आपके पास आता है कि जिससे इसी से हमारे पास रिलेशन बनेगा और इसी से हमारे पास फंक्शन बनेगा। तो सबसे पहला जो आया, अब इसी का अगर हम एग्जांपल लें कि मान लो आपके पास A में 1 2 है कोई भी एलिमेंट और B में आपके पास 3 4 एलिमेंट्स हैं, एंड इफ़ वी वांट टू राइट A क्रॉस B, तो A क्रॉस B का मतलब क्या हुआ, पहला एलिमेंट A से और दूसरा B से। तो पहला एलिमेंट A से 1, तो दूसरा B से। तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 1 3 1 4, राइट, और कुछ नहीं हो सकता। अब पहला एलिमेंट फिर A से, तो किसकी टर्न आ गई, सेकेंड एलिमेंट की, तो 2 3 एंड 2 4। तो दैट इज योर A क्रॉस B। देखो इसके अलावा हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास जितने पॉसिबल एलिमेंट्स हैं, ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स वी हैव टू राइट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। इफ आई वांट टू राइट बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए का मतलब क्या होगा कि अब पहला एलिमेंट हम बी से लेंगे और दूसरा ए से लेंगे। तो बी से हमारे पास सबसे पहले क्या आ रहा है, 3, सो 3 1 3 2। अब 4 की टर्न आई तो 4 1 एंड 4 2। तो दैट इज योर B क्रॉस A। तो इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। ये तो था हमारा फर्स्ट केस कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके बाद हमारे पास आता है रिलेशन। अगर हम बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन क्या है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। क्यों सबसेट है, क्योंकि रिलेशन आपके पास हमेशा गिवन होगा। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि हर एक का, हर एलिमेंट का दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ रिलेशन, हर एलिमेंट के साथ कुछ भी रिलेशन हो। और एक जो मेन प्रॉपर रिलेशन का मीनिंग है वो क्या है कि जहां हमें कोई कंडीशन गिवन होगी। कैसे, लाइक दिस, A कॉमा B सच दैट A इज लेस देन B। अब मान लो आपके पास कोई भी दो सेट्स दिए हुए हैं, A में दिया हुआ है आपके पास 1 4 और B में मान लो आपके पास दिया हुआ है 3 2। लेट्स अस सपोज दिस। अब रिलेशन में आपके पास क्या क्या आएगा, उसके लिए सबसे पहले हमें A क्रॉस B लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसी के साथ यहाँ पर हमें एक कंडीशन गिवन होगी और वो कंडीशन आपके पास क्या होगी, जिसमें वो कहेगा कि A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B, साथ में दिया होगा आपके पास ये। तो इसका मतलब पहला एलिमेंट पहले से है, दूसरा दूसरे से है, तो हमें A क्रॉस B निकालना है। तो A क्रॉस B अगर हम निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा, 1 3 1 2 4 3 और 4 2, यही 4 एलिमेंट्स आएंगे। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी। और अब हमें क्या लिखना है, रिलेशन। और रिलेशन में हमारे पास क्या था, कंडीशन। अब कंडीशन देखो आपके पास क्या है, ये A इज लेस देन B, इसका मतलब पहला नंबर छोटा होना चाहिए B से। फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकेंड,
फर्स्ट नंबर इज लेस देन सेकेंड, यहाँ नहीं है 4 3 एंड 4 2, तो इसका मतलब रिलेशन में आपके पास सिर्फ दो एलिमेंट्स आएंगे 1 3 एंड 1 2, जो इस कंडीशन को, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सब कुछ आया, लेकिन रिलेशन में सिर्फ दो एलिमेंट्स आए जिन्होंने सिर्फ इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई किया, वो रिलेशन में आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कि रिलेशन आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही पार्ट है। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर टू ऑल? कहीं कोई डाउट हो तो साथ साथ बता देना। ओके गुड। तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये तो हमने किया पहला कि रिलेशन क्या है। अब इसमें हमने और क्या किया हुआ था कि डोमेन और रेंज। व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज एंड व्हाट इज कोडोमेन, तीन चीज़ें हमने की थी, 11th क्लास में भी की थी हमने। तो डोमेन क्या था? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द रिलेशन। डोमेन इज एक्स कोऑर्डिनेट। अब एक्स कोऑर्डिनेट किसका? रिलेशन का। दैट मीन्स जो ये है आपके पास, दैट इज कॉल्ड डोमेन। तो सिर्फ 1 आ रहा है, दैट इज कॉल्ड डोमेन। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन, जहां से हमने इनपुट लिया, दैट इज फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड आता है रेंज। रेंज आपके पास क्या होती है? वाई कोऑर्डिनेट। अब वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द रिलेशन, वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 3 और 2। तो रेंज आपके पास क्या आ जाएगी? 3, 2 या 2, 3 लिख सकते हो, ऑर्डर कैन बी चेंज। कोडोमेन, कोडोमेन इज द सेकेंड सेट। सेकेंड सेट मीन्स जहां से y बिलोंग कर रहा है, क्योंकि a क्रॉस b निकाला था, तो जो ये b y कोऑर्डिनेट जहां से बिलोंग कर रहा है, सेकेंड सेट, दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। तो a क्रॉस b में सेकेंड सेट क्या था? b, तो कोडोमेन इज b एंड b इज ऑल्सो 3 2। तो यहां से हम कहते थे कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज पार्ट होती है किसका? कोडोमेन का। क्यों? क्योंकि y रेंज क्या है? y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कहाँ से आता है? सेकेंड सेट से। तो इसलिए हमने कहा कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड रिलेशन, और रिलेशन से रिलेटेड हमने किया डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो रिलेशन में हमारे पास ज़रूरी नहीं कि a इज़ लेस देन bi या कुछ, कोई भी कंडीशन आ सकती है। मे बी कि दो लाइंस पैरेलल हैं, मे बी कि परपेंडिकुलर हैं, मे बी a इज़ लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर है। तो इस तरह से हम रिलेशन लिखते हैं। इतना हमने 11th में किया था। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो हमारा अब 12th में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करें तो सबसे पहला रिलेशन, 3 तरह के रिलेशन होते हैं। सबसे पहला रिलेशन आपके पास आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा आता है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा हमारे पास आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। इसे ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। अब आपके पास 1 2 3 और 5 मार्क्स के हो गए हैं, तो मे बी कि 5 मार्क्स का आ जाए या 3 का आ जाए, बट आता ज़रूर है रिलेशन में से। और वैसे ही 2 टॉपिक अब हट गए हैं आपके, सिर्फ 2 ही एक्सरसाइजेज हैं, तो कुछ भी आ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपके पास क्या होता है? जिसमें रिफ्लेक्शन, आपको अपनी ही रिफ्लेक्शन दिखती है, हम उसको रिलेट करके याद करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज दैट रिलेशन इन विच वी हैव टू से कि दोनों एलिमेंट सेम हो जाएं। सेम हो जाए का मतलब कि अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो आपको अपनी ही रिफ्लेक्शन दिखेगी। तो मैं यहाँ पर भी और मिरर के अंदर भी मैं, तो दोनों चीज़ें क्या हो गई? सेम। तो
तो रिफ्लेक्शन, तो वहाँ से हम याद करते हैं दैट इज़ योर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जहाँ दोनों एलिमेंट्स हम सेम सेम कर देते हैं, सच दैट एलिमेंट्स बिलोंग्स टू आर या जो भी आपके पास गिवन होगा, देन वी हैव टू से दैट द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, जहाँ सेम सेम एलिमेंट्स हो। अभी मैं सिर्फ डेफिनेशन बता रही हूँ, फिर इसको क्वेश्चन के साथ रिलेट करके करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो अभी सिर्फ नाम से आपको ये ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपके पास क्या होता है, इन विच वी हैव टू से जहाँ हम ए और बी दोनों एलिमेंट्स को सेम कर दें, चाहे ए कर दें चाहे बी कर दें, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा हमारे पास आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में हम क्या करते हैं कि जहाँ हमारे पास एक सेट था, जैसे मान लो मैंने ये आर ले लिया, आपके पास था ए बी, सच दैट ए इज लेस देन बी एंड ए बी बिलोंग्स टू रियल्स, ऑल रियल नंबर्स। ये आर रियल का है और ये आर रिलेशन का है, ये रियल नंबर्स हैं। तो अगर मैं सिमेट्रिक रिलेशन की बात करूं, तो अगर आपको याद हो तो आपने लोअर क्लासेस में सिमेट्रिक किया था, लाइन ऑफ सिमेट्री निकालते थे। उसमें क्या करते थे कि अगर ए बी बिलोंग करता है गिवन आर से, रियल से, तो हम कहते हैं कि सिमेट्रिक का मतलब ए और बी को इंटरचेंज कर दें। लाइन ऑफ सिमेट्री बनाते थे, लाइन ऑफ सिमेट्री में क्या होता था, उल्टी हो जाती थी इमेज, तो ए को बी कर दो और बी को ए कर दो, वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल। तो ये हमें गिवन होगा इफ, और अगर हम ए और बी को इंटरचेंज कर दें और उसके बाद भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो हम कहेंगे कि यस दिस इज योर सिमेट्रिक रिलेशन। अगर हमें a इज लेस देन बी गिवन है और अगर हम a और b को इंटरचेंज कर दें, a को b और b को a बना दें, और उसके बाद भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो गिवन रिलेशन कैसा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन। अब अगर हम इस केस की बात करें, तो यहाँ अगर हम ये कंडीशन लें तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? देखो कंडीशन क्या थी, a कॉमा ए सच दैट a इज लेस देन ए, क्योंकि हमने b को भी a बना दिया था। तो क्या एक नंबर अपने ही नंबर से छोटा होगा? नॉट पॉसिबल। सो द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो पूरा क्वेश्चन डिपेंड करेगा कंडीशन पर कि हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है, उस कंडीशन पर पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है। अगर वो कंडीशन ट्रू रहेगी तो वो है रिलेशन, अगर नहीं रहेगी तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें सिमेट्रिक की, तो हमें क्या गिवन था कि a लेस देन b है। a लेस देन b का मतलब फॉर एग्जाम्पल आप ले लो a को 1 और b को 2, तो वो कह रहा है कि 1 इज लेस देन 2, ये तो है क्योंकि गिवन है। तो अगर मैं a को b और b को a कर दूं, तो क्या ये पॉसिबल होगा कि 2 इज लेस देन 1 हो? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर द रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। अगर कंडीशन सेटिस्फाई करती तो ये सिमेट्रिक होता, और अगर नहीं करती तो ये आपके पास सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा हमारे पास आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि अगर a लेस देन b है, दो कंडीशंस हम लेकर चलते हैं। एक मैंने अभी कहा ना कि पूरा क्वेश्चन डिपेंड करेगा सिर्फ इस कंडीशन पर। अगर ये कंडीशन आपके पास वेरीफाई कर रही है, सिर्फ ये कंडीशन हर केस में अगर वेरीफाई करती है, तो ही हम कह सकते हैं कि यस द रिलेशन इज सेटिस्फाइड, अदरवाइज नॉट। तो पूरा क्वेश्चन इस पर है, a लेस देन b। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में हम क्या लेकर चलते हैं कि अगर a लेस देन b है, एंड अब दूसरा रिलेशन हम खुद लेकर चलेंगे, a लेस देन b एंड b लेस देन c। a b c तीन हमने कोई भी एलिमेंट्स लिए जो r से बिलोंग करते हैं, तो a b और b c में हमने रिलेशन लेकर चले, और अगर
ए सी में भी रिलेशन सेटिस्फाई करेगा तो ये ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नॉट। तो रिफ्लेक्सिव में हम सेम एलिमेंट्स लेते हैं, सिमेट्रिक में हम ए बी लेकर चलते हैं, और अगर बी ए भी सेटिस्फाई करता है इंटरचेंज करने के बाद तो वो सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिव में हम दो कंडीशंस लेकर चलेंगे, एक हमें गिवन होगी ए बी, और दूसरी हम ए को बी बना देंगे और बी की जगह नया एलिमेंट सी ले लेंगे। तो इफ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेस देन सी, अगर दो कंडीशंस हम लेकर चल रहे हैं कि ये ट्रू हैं, और अगर ए और सी की कंडीशन भी ट्रू आ जाती है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। देखो कैसे, अगर मान लो ए 1 है, बी 2 है और सी 3 है। अब मैंने ये क्यों लिया, क्योंकि हम लेकर चल रहे हैं ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी, तो हमें ये दो कंडीशंस तो सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। क्या ए लेस देन सी होगा? 1 is less than 3? Yes, the given relation is transitive. तो relation is not reflexive, not symmetric, but transitive relation. तो इस तरह से हमारे पास 3 तरह के relations आते हैं, reflexive, symmetric और transitive। और पेपर में क्वेश्चन आता है, show that the given relation is an equivalence relation। तो इक्वलेंस रिलेशन क्या होता है? इज दैट रिलेशन इन विच द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इक्वलेंस रिलेशन इज दैट रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर तीनों रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे तो वो रिलेशन कैसा होगा? इक्वलेंस रिलेशन। और 90% क्वेश्चन जो बोर्ड में आता है वो आता है शो दैट द गिवन रिलेशन इज एन इक्वलेंस रिलेशन और नॉट। और नॉट तो तब आएगा जब वो चेक कहेगा। अगर वो शो दैट कहता है तो ये मान के चलो कि हमारे पास तीनों सेटिस्फाई करेंगे, हमें सिर्फ उसे प्रॉपर प्रेजेंटेबल वे में लिखना है, राइट? तो उस केस में जैसे अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास एक है L1 L2, मान लो L1 और L2 दो लाइंस हैं, विच इज दैट L1 इज पैरेलल टू L2। हमें ये शो करना है कि ये इक्वलेंस रिलेशन है। अब उसके लिए रिलेशन में देखो क्या गिवन है? लाइंस। और लाइंस के बीच में क्या रिलेशन है कि आपके पास कैसा है रिलेशन? ये जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई का मतलब कि एक लाइन दूसरी लाइन के क्या है? पैरेलल। तो उस केस में सबसे पहला, अब मैं प्रॉपर उस वे में लिखूंगी जो आपने एग्जाम में लिखना है, प्रेजेंटेबल वे में। तो अब हमें पता है कि हमें इक्वलेंस शो करना है तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? जिसमें हम क्या लिखते हैं? R इज इक्वल टू L1 L1, दोनों को सेम कर दो, चाहे L2 L2 कर दो, चाहे L1 L1 कर दो, सच दैट L1 इज पैरेलल टू L1। अब आप मुझे बताओ कि क्या एक लाइन अपने ही लाइन के पैरेलल होगी? इज दिस कंडीशन ट्रू? यस, एक लाइन अपनी ही लाइन के पैरेलल होती है, कॉन्साइड करती हैं। कैसे? एक लाइन मैंने ले ली x + y = 3, दूसरी लाइन में मैंने इसी लाइन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x + 2y = 6। तो अगर मैं 2 कॉमन लेकर काट दूं तो दोनों पैरेलल हैं, सेम है। तो यस, इट इज ट्रू। Therefore, the given relation is reflexive. सेकेंड हमारे पास आया सिमेट्रिक रिलेशन। हमें हमेशा चेक सीक्वेंस में करना है, पहले रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक और फिर ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक रिलेशन में हम क्या कहते हैं कि इफ
R is equal to L1 L2 such that L1 is parallel to L2, then if का मतलब जो गिवन है, then का मतलब जो हमें प्रूव करना है कि L1 और L2 को इंटरचेंज कर दो, जहाँ L1 है वहाँ L2 कर दो, जहाँ L2 है वहाँ L1 कर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर L1 पैरेलल है L2 के, तो क्या L2 पैरेलल होगा L1 के? यस। अगर एक लाइन L1 पैरेलल है L2 के, तो L2 भी L1 के पैरेलल होगी। यस, इट इज ट्रू। Therefore, the given relation is symmetric. राइट? तीसरा हमारे पास क्या आता है? ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने क्या कहा था? जिसमें हम दो कंडीशंस लेकर चलते थे। अब कंडीशन क्या थी? L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3। L1 को L2 कर दिया और L2 को L3, तीसरी लाइन ले ली। इसका मतलब L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, तो क्या L1 पैरेलल होगी L3 के? ऑब्वियसली yes, it is true. Therefore, the given relation is transitive. तो ये रिलेशन आपके पास ट्रांजिटिव भी है। Therefore, the given relation is an equivalence relation. अगर बोर्ड में उसने आपसे इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा है, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि आपने तीनों सेटिस्फाई कर दिए। तीनों सेटिस्फाई का मतलब कि आपने रिफ्लेक्सिव भी बता दिया, आपने सिमेट्रिक भी बता दिया और आपने ट्रांजिटिव भी बता दिया। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। लेकिन अगर लास्ट में आपने ये लाइन नहीं लिखी कि गिवन रिलेशन इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने आपसे क्या पूछा था कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या शो करो। तो उसने इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा है, तो हमें आंसर भी लास्ट में लिखना है येस और नो में। तो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हमें लिखना पड़ेगा लास्ट में देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसा मत करना कि सिर्फ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव शो कर दिया तो एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा कि हाँ ये इक्विवेलेंस होगा। उसने स्टेटमेंट में इक्विवेलेंस वर्ड यूज़ किया है, तो लास्ट में आंसर को फाइनलाइज करके आप भी लिखोगे दैट येस द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। राइट? यहाँ तक कहीं किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट नहीं है? करें आगे? ओके, तो अब इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस करेंगे। एक चीज़ मुझे बताओ कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो नियर बाय इजी से क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको जैसे समझा दिया तो आप बड़े इजीली उसे कर सकते हो। तो मैं थोड़े से डिफरेंट वाले क्वेश्चंस करवाऊँ या पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाऊँ? एनसीईआरटी क्वेश्चंस आप बताओ मुझे, अदरवाइज जो बोर्ड में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन करवा दो। अब आप मुझे बताओ तो मैं उस हिसाब से स्टार्ट करा दूंगी। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करोगे या एनसीईआरटी के एक दो क्वेश्चंस करवाऊं? ओके, चलो। तो जैसे आपके पास है एनसीईआरटी का ही और बोर्ड में भी आया हुआ है 2009 में, शो दैट द रिलेशन आर is neither reflexive nor symmetric and nor transitive. हमारे पास रिलेशन गिवन है a, b such that a is less than equal to b square, और ये सारे सेट्स क्या हैं? where a, b belongs to reals.
जहाँ कुछ नहीं दिया होता ना, वहाँ ए बी हमेशा रियल नंबर्स होंगे, ध्यान रखना। जहाँ सिर्फ ऐसा रिलेशन गिवन हो और सेट्स गिवन ना हो, तो इट्स अंडरस्टूड दैट दीज ए बी एलिमेंट्स आर ऑलवेज रियल नंबर्स। तो अब हमें ये शो करना है कि ये रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है। तो अब आधा काम तो आपका हो चुका। वो आधा काम क्या हुआ स्टेटमेंट में, कि उसने आपको खुद ही बता दिया शो दैट। तो इसका मतलब शो करना है, तो इट्स अंडरस्टूड कि हमें पता है कि तीनों में से कोई भी रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, राइट? हमें सिर्फ उसे प्रेजेंटेबल वे में लिखना है, दैट्स इट। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन अब आपके पास क्या होगा, जिसमें हमने क्या कहा था कि हम एलिमेंट्स को सेम सेम करेंगे, मीन्स बी को भी ए बना दो, सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आपके पास क्वेश्चन है कि क्या एक नंबर अपने ही नंबर से के स्क्वायर से छोटा होगा? आंसर आता है यस। अगर 2 करो तो 2 इज लेस देन 4, 3 इज लेस देन 9, 4 इज लेस देन 16, ऑलवेज। बट उसने साथ में इक्वल का साइन भी दिया है। इसका मतलब कि वो इक्वल भी होना चाहिए और छोटा भी होना चाहिए। ऐसा तो सिर्फ 1 के केस में पॉसिबल है और किसी भी केस में पॉसिबल नहीं है। और हम कहते हैं कि ये कंडीशन सारे रियल्स के लिए पॉजिटिव होनी चाहिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर केस के लिए पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए उस केस में अब हम क्या कहेंगे, नो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल रियल्स, not possible for all reals. Therefore, the given relation is not reflexive. This, right? अब देखो, हमें इस क्वेश्चन में पता है कि तीनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेंगे, लेकिन हमें इस तरह से लिखकर दिखाना पड़ेगा। दूसरा हमारे पास आता है सिमेट्रिक रिलेशन, और इस चैप्टर में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डरते हैं, लास्ट में करते हैं कि ये चैप्टर बड़ा मुश्किल है। और अगर देखो तो सबसे अच्छा स्कोर कर सकते हो इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चन में सब कुछ दिया होता है ऑलरेडी। अब इसमें क्या आता है सिमेट्रिक में, इफ़ आर इज इक्वल टू, सबसे पहले तो गिवन कंडीशन लिख दो, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। देन क्या करेंगे, a और b को इंटरचेंज, b इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर हो तो b लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर होगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। Therefore, the given relation is not symmetric. तीसरा हमारे पास आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन आपके पास क्या होता है, जिसमें हम पूरा रिलेशन नहीं लिखते, सिर्फ कंडीशन लिखते हैं, जो कंडीशन हमारे पास गिवन हो। तो इफ a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर एंड b इज लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर, a b और b c में रिलेशन लिखते हैं, देन अगर a लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर होगा तब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, अदरवाइज नॉट। और हमें पता है कि ये रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे नॉट पॉसिबल। और अगर हमें वो चेक करने के लिए कहता और हमें अगर कहीं डाउट होगा तो फिर हम उस केस में एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ए बी सी 3 नंबर्स ऐसे ले लो जिसमें 2 कंडीशन सेटिस्फाई करें, अगर तीसरी भी सेटिस्फाई होगी तो वो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नॉट। इसमें हम इसलिए नहीं करते क्योंकि 90% क्वेश्चंस में लिखा होता है शो दैट, तो हमें पता है कि ट्रांजिटिव तो नहीं आएगा, तो हम इसे प्रॉपर वे में लिखते हैं, दैट्स इट। तो अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट।
तो अब लास्ट में क्या लिखोगे? लास्ट में सम अप ज़रूर करोगे। देयरफॉर द गिवन रिलेशन, जैसा उसने स्टेटमेंट में कहा उसी के अकॉर्डिंग, द गिवन रिलेशन इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो इस तरह से हम उसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। ऐसा ही क्वेश्चन ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी क्यूब भी है। जैसा हमने पैरेलल का किया वो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन आपके पास आता है कि अगर आपके पास फिर से वही कि दो लाइंस गिवन है L1 और L2, लेकिन अब उनके बीच में रिलेशन है कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? कैन यू चेक? अब मुझे चेक करके बताओ, खुद सॉल्व करो और मुझे ये बताओ कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। चेक करके मुझे बताओ। और अगर आप लोगों को वो नहीं है कोई इशू उसका नेट का, तो अपना वो ऑन कर लिया करो बेटा, कैमरा, ताकि मुझे सामने दिखेगा कि आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो अगर कोई नेट का इशू नहीं है देन यू कैन ऑन दैट, ऑन योर कैमराज ऑल्सो। तो अब मुझे ये चेक करके बताओ कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? Why it is not? नहीं होगा, तो इसलिए क्या लिखोगे उसे? L1, यस, L1 कॉमा L1, और L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, नीचे लिखना नॉट पॉसिबल, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलो, सिमेट्रिक होगा। अगर यहीं पर वो इस क्वेश्चन में आपसे इक्विवेलेंस रिलेशन पूछता ना, और अगर पहला ही रिफ्लेक्सिव नहीं आया तो आगे दोनों करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसने इक्विवेलेंस नहीं पूछा और बाकी तीनों रिलेशन पूछे हैं तो आपको तीनों करने हैं। अब सिमेट्रिक रिलेशन में बताओ। इट इज सिमेट्रिक बिकॉज इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2 देन L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, क्योंकि देखो L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा, तो देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा, ट्रांजिटिव। अब बताओ ट्रांजिटिव रिलेशन होगा? नहीं? क्यों? क्या कंडीशन लिया आपने? कंडीशन, हाँ बोलो। यस, अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के और L2 परपेंडिकुलर है L3 के, दो कंडीशंस तो हम लेकर चलते हैं ना। L1 परपेंडिकुलर है L2 के और L2 परपेंडिकुलर है L3 के, तो इसका मतलब अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूं तो L1 और L3 क्या हो जाएंगे? पैरेलल। तो देन L1 इज परपेंडिकुलर टू L3, नॉट पॉसिबल, दे आर parallel. So therefore the given relation is not transitive. Right? तो लास्ट में क्या लिखोगे? The relation is not reflexive and transitive but it is symmetric relation. देखो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? किसी को भी नहीं है? अगर किसी को भी हो तो साथ साथ पूछ लेना। ओके, इट्स फाइन। तो अब मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ, जो बोर्ड में आपका इस टाइप से बहुत बार आते हैं क्वेश्चंस। एक तो इसी में है और 2013 में आया भी हुआ है क्वेश्चन। प्रूव दैट द रिलेशन
A is equal to x belongs to Z and x lies from 0 to 12 given by R is equal to A comma B such that mod of A minus B is a multiple of 4. You have to show that this relation is an equivalence relation. आप देखो, अब इसका मतलब क्या है? A एक सेट है, उसमें एलिमेंट्स क्या हैं? X, जो कहाँ से हैं? Z से. Z क्या होते हैं? इंटीजर्स. और इंटीजर्स क्या होते हैं? जहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो कंप्लीट नंबर्स आते हैं, जहाँ फ्रैक्शन नंबर्स नहीं आते. और X 0 से 12 तक है. ये तो हमें एक सेट दिया है. और रिलेशन क्या दिया है? ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4. कि अगर हम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके उसका मॉड ले, मॉड क्या करता है? नेगेटिव को पॉजिटिव. तो ये क्या आएगा? मल्टीपल ऑफ 4. राइट. तो उसके लिए सबसे पहला हमारे पास क्या आएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें तो रिफ्लेक्सिव में क्या था? सेम एलिमेंट्स. तो मीन्स a माइनस ए. अब a माइनस ए इज अ मल्टीपल ऑफ 4. क्या ये कंडीशन ट्रू है? कैन वी से दैट दिस कंडीशन इज ट्रू? नो. पर उसने तो कहा कि शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. इसका मतलब ये तो आना चाहिए. तो क्या ये नहीं आ रहा? a माइनस ए क्या होगा? व्हाट इज a माइनस ए? 0. तो क्या 0 किसी भी नंबर का मल्टीपल नहीं है? है ना. कैन बी रिटन एज 0 इंटू 4. 0 तो किसी का भी मल्टीपल हो सकता है. 2 का, 3 का, 4 का, चाहे डिविजिबल आए चाहे मल्टीपल आए. तो ये तो हो सकता है, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर 0 आ रहा है. हो सकता है कि वो 4 का मल्टीपल हो. तो इसलिए जहाँ भी 0 आ जाए वहाँ ये सोच के चलना कि वो नंबर हमेशा किसी भी नंबर का मल्टीपल भी है या डिविजिबल भी है. कई बार यहाँ पर डिविजिबल बाय 2 भी आ जाता है. तो आंसर रिमेन सेम, चाहे मल्टीपल हो चाहे डिविजिबल हो. तो क्या लिखोगे? यस, इट इज़ ट्रू. तो ऐसे लिख कर दिखाना है. a माइनस ए 0, राइट, एंड 0 कैन बी रिटन एज 0 इंटू 4. तो इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4. तो देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. सेकेंड आपके पास क्या है? सिमेट्रिक. अब सिमेट्रिक की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा? हम इंटरचेंज करते हैं ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4. तो अगर क्या मैं बी ए कर दूं तो क्या वो भी मल्टीपल ऑफ 4 रहेगा? इज इट ट्रू और नॉट? इट इज़ ट्रू. क्यों ट्रू है? क्योंकि अगर आप a माइनस बी को 4 का मल्टीपल ले रहे हो, इसका मतलब a को मान लो आपने 4 ले लिया और b को आपने 8 ले लिया, तो 4 माइनस 8 4 आएगा. देखो 4. इट कैन बी रिटन एज 4 इंटू 1. तो मल्टीपल है. इफ देन अगर मैं b माइनस ए करूं तो वो भी तो 4 आएगा. इट इज़ ऑल्सो 4 इंटू 1. तो येस, इट इज़ ट्रू. तो गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक. तीसरा हमारे पास आता है ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांजिटिव रिलेशन में हम क्या कंडीशंस लेकर चलते हैं कि अगर a माइनस बी मल्टीपल है 4 का एंड b माइनस सी भी मल्टीपल है 4 का, तो क्या a माइनस सी मल्टीपल होगा 4 का? अब मल्टीपल बताना है तो इसका मतलब मान लो कि ये 4 का मल्टीपल है, क्योंकि हम तो लेकर चलते हैं ना दो कंडीशन. तो लेट 4 इंटू पी कोई भी कांस्टेंट है. तो जहाँ भी हम सपोज करते हैं ना 4 इंटू समथिंग, तो हम से लिख देते हैं. इसका मतलब p हमने सपोज किया है.
इसी तरह से b माइनस सी भी 4 का मल्टीपल लेकर चलना है, तो इसे 4 इंटू क्यू कह दो। लेट दिस इज ऑल्सो मल्टीपल, क्योंकि दो कंडीशंस तो हम ट्रू लेकर चलेंगे। अब हमें ये बताना है कि क्या a माइनस सी भी मल्टीपल होगा 4 का। तो वो शो करने के लिए हम क्या करते हैं, अब डायरेक्टली तो हमें नहीं पता होगा या नहीं होगा, तो हम इसमें a माइनस सी में क्या करते हैं, b को ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। देखो पहले मैंने माइनस किया और फिर मैंने प्लस किया, तो कैन बी रिटन एज a माइनस सी एज a माइनस बी प्लस b माइनस सी। तो a माइनस बी था 4p और b माइनस सी था 4q। अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 4 प्लस q, 4 टाइम्स ऑफ p प्लस q। देखो 4 का मल्टीपल आ गया ना, यहाँ तो फ्रैक्शन कभी आएगा नहीं क्योंकि हम सारे इंटीजर्स ले रहे हैं। तो यस, a माइनस सी इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो गिवन रिलेशन इज एन इक्वलेंस रिलेशन। तो इस तरह से हम इक्वलेंस रिलेशन चेक करेंगे, राइट? तो देखो इसमें कहीं कोई डाउट, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में आते हैं, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि मल्टीपल हो। यहाँ अगर डिविजिबल होता तो भी बिल्कुल सेम स्टेप्स चलेंगे, सिर्फ मल्टीपल की जगह आप डिविजिबल लिखते जाना, दैट्स इट। क्योंकि जो मल्टीपल है वो डिविजिबल तो होगा ही होगा ना। अगर 4q आ रहा है, इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो 4 से 4 कट जाएगा, तो डिविजिबल भी होगा। तो अगर डिविजिबल का क्वेश्चन आ भी जाता है तो भी आप बिल्कुल यही सेम स्टेप्स करोगे। द डिफरेंस इज ओनली कि हम मल्टीपल की जगह क्या लिखेंगे, डिविजिबल, दैट्स इट, राइट? अब एक क्वेश्चन और मैं करवा रही हूँ ताकि हमारा रिलेशन एक बार कंप्लीट हो जाएगा। वो है जो थोड़ा सा चेंज होकर आता है, जिसमें एलिमेंट्स आपके पास ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। एक मिनट, इक्वलेंस रिलेशन, ये देखो आपके पास है a is 1 2 3 and so on up to 9, and R be the relation defined in A cross A, defined by ABRCD if A plus D is equal to B plus C for AB and CD in A cross A. Prove that R is an equivalence relation. अब एक चीज़ देखो कि आपके पास क्या डिफरेंस आया यहाँ पर, कि अब तक जो रिलेशन, देखो कैसा रिलेशन गिवन होता था, ऐसा ए बी ऑर्डर्ड पेयर में एक एलिमेंट ये है और एक ये है, सच दैट ए और बी में कोई रिलेशन गिवन होता था और हम इक्वलेंस रिलेशन शो करते थे। अब यहाँ जो रिलेशन है वो भी ऐसा, लेकिन जहाँ ए बी था वहाँ ये आ गया, ए की जगह ए बी और B की जगह CD। ध्यान से समझना इसे। अब रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर में आ गया। पहले रिलेशन कैसा था, सिर्फ दो एलिमेंट्स में, A और B में। इसे हम ऐसे लिखते थे, रिलेशन बिटवीन A एंड B। अब आपके पास रिलेशन कैसा आ गया, बिटवीन A एंड B। ये A का काम करेगा और ये B का काम करेगा। तो A और B जो दो एलिमेंट्स आए, वो एलिमेंट्स कैसे आए, ऑर्डर्ड पेयर में। उनके बीच में रिलेशन क्या गिवन है कि A प्लस डी मीन्स इसका फर्स्ट और इसका सेकेंड एलिमेंट मस्ट बी सेम एज इसका सेकेंड और इसका फर्स्ट एलिमेंट। तो अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो ये इक्वलेंस होगा, और उसने कहा है शो दैट। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम क्या लिखेंगे, मैंने अभी कहा ये ए का काम कर रहा है। रिफ्लेक्शन में हम सेम एलिमेंट्स करते थे,
तो हम B को A बनाते थे, तो हम क्या लिखेंगे, AB RAB। हम ये नहीं लिखेंगे A और C कर दें। स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, ध्यान रखना। इसलिए मैंने कहा ये पहला एलिमेंट A है और ये दूसरा एलिमेंट B है, तो हम रिफ्लेक्सिव में A करते थे, तो इन दोनों को चेंज नहीं करना। ये एक एलिमेंट है तो दूसरा एलिमेंट ये है। इफ, अब वो क्या कह रहा था, इसका पहला और इसका दूसरा ऐड कर दो, इज इक्वल टू, यहां क्या कह रहा था, इसका दूसरा और इसका पहला ऐड कर दो। फॉर्मूला वही चलेगा, A प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। यस, इट इज ट्रू। द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, पहला पार्ट। दूसरा आया सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में हम क्या करते हैं, इफ जो गिवन होता है पहले तो वो लिख दो, ए बी सी डी, दिस इंप्लाइज ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। देन अब वो क्या कह रहा है कि A और B को इंटरचेंज कर दो, तो AB को B और CD को DC नहीं लिखना। ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, तो ये CD यहाँ आएगा और AB यहाँ आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना जो मिस्टेक होती है। अब इसके अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा था, इसका पहला और इसका दूसरा ऐड करना है, तो C प्लस B इज इक्वल टू इसका दूसरा और इसका पहला ऐड कर दो, दैट इज D प्लस A। तो देखो B प्लस C इज इक्वल टू D प्लस A, देखो सेम है, दोनों बिल्कुल सेम है। यस, इट इज ट्रू। Therefore the given relation is symmetric। तीसरा आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में हम दो कंडीशंस लेकर चलते हैं। इसका मतलब एक तो हम जो ये लेकर चलते थे गिवन थी ए बी एंड सी डी। दूसरी, ये ए का काम कर रहा है, ये बी का, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ, ए बी। अगले हम क्या लेते थे, बी सी, तो बी का मतलब ये और सी का मतलब हम नया एलिमेंट लेते थे, तो ए बी सी डी आ गया। अगला क्या ले लेंगे, ई एफ, राइट, ए बी एंड बी सी। तो हमें रिलेशन किस में निकालना है, ए सी में। इसका मतलब ए और सी में ये रिलेशन हमें निकालना है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम क्या कहते हैं, ए बी आर सी डी का मतलब क्या हुआ, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, एंड इसका मतलब क्या हुआ, सी प्लस एफ, क्योंकि इसका पहला और इसका दूसरा ऐड हो रहा है, इज इक्वल टू इसका दूसरा और इसका पहला ऐड होगा। और हमें ये रिलेशन बताना है, तो उसके लिए क्या करें, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लो और दोनों को ऐड कर दो। तो देखो क्या रिलेशन बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी, तो ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। यहाँ से डी कट रहा है और सी कट रहा है, तो क्या बच रहा है, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। देखो ए प्लस एफ, इसका पहला और इसका दूसरा, इज इक्वल टू इसका दूसरा और इसका पहला, सेम आ गया ना। यस, इट इज ट्रू, द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह से हमारे पास एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस, इस टाइप के क्वेश्चन के आने के चांसेस 90% हैं कि अगर हमें इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है तो एलिमेंट ऐसे गिवन होते हैं। तो ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, पेपर में मत लिखना, सिर्फ इसलिए ताकि आपको ये रहे कि एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में पहले ए बी होते थे, अब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में आ रहे हैं, ए की जगह ए बी और बी की जगह
सी डी, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं सेम सेम के चक्कर में इन दोनों को सेम कर देते हैं, ए और सी सी, राइट। तो इंटरचेंज करते हैं तो ऐसे कर देते हैं ए बी को बी ए और सी डी को डी सी, तो वो गलत हो जाता है। इसको पूरे को यहाँ लाओ और इसको पूरे को यहाँ लाना है, तो इस तरह से हम चेक करते हैं।